हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक जो चैप्टर था उसका हम बात कर चुके थे। डिफरेंट टाइप की जो एंथैल्पी चेंज है वेरियस प्रोसेस के अंदर, वो किस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि एनर्जी यूनिवर्स की कंजर्व है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी और कितने अमाउंट में होगी, ये चीज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख पाते हैं। एनर्जी कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, होगी तो किस अमाउंट में होगी, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये चीज हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कंसिडर कर सकते हैं। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई एक स्टेटमेंट तो है नहीं, कई स्टेटमेंट से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि यूनिवर्स में चलने वाली जितनी भी प्रोसेस हैं उनमें से दो टाइप की प्रोसेस हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस बहुत ज़्यादा होती है नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस से, और नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर एंट्रोपी चेंज जो आता है वो नेगेटिव आता है, जबकि स्पॉन्टेनियस के अंदर एंट्रोपी चेंज जो आता है वो पॉजिटिव आता है यूनिवर्स का। इसलिए रिजल्टेंट यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। इससे हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपिक चेंज ऑफ द यूनिवर्स is positive, or we can say that entropy of the universe continuously increased। यानी एक स्टेटमेंट हो गया ये, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड। एक नया स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई विच इज एंट्रोपी। अभी तक फर्स्ट लॉ तक एंट्रोपी का कोई डिस्कशन नहीं था। सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं सभी में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है और सभी इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रही है। जैसे हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही हैं तो फाइनली जाके जब प्रेशर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा हवाओं का चलना बंद हो जाएगा। इसी टाइप से हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो कर रही है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम बनेगा तो हीट का फ्लो बंद हो जाएगा, यानी फ्लो तो होता रहेगा लेकिन इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हायर एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ लिक्विड फ्लो कर रहा है, कब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के लेवल इक्वल ना हो। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस होती है, प्रोसीड toward an equilibrium, एक इक्विलिब्रियम की तरफ अग्रसर होती जा रही है। थर्ड, इरिवर्सिबल प्रोसेस कंटेन entropy change। They contain both type of process, दोनों कौन कौन सी इरिवर्सिबल टाइप की प्रोसेस, एक स्पॉन्टेनियस है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है वो कंडीशनल प्रोसेस है। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उनके लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव होता है और जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उनके लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव होता है। जबकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रिजल्टेंट एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स आता है वो पॉजिटिव आता है। फोर्थ,
एक और स्टेटमेंट है कि ऐसी कोई मशीन, हम क्लासेस स्टेटमेंट है, ऐसी कोई मशीन हम नहीं बना सकते जो लो टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करके हायर टेम्परेचर को सप्लाई कर सके, क्योंकि हीट का फ्लो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। The machine cannot be prepared which can absorb heat from low temperature and supply to higher temperature. Due to heat flow is spontaneous process. हीट का फ्लो जो होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की वजह से ऐसा होता है एंड नॉट कंडीशनल। इस पर हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, इसलिए ऐसी कोई मशीन हम नहीं बना सकते जो ऐसा कर सके। अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशन की, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। मैथमेटिकली the entropy change at a reversible process with changing in temperature, यानी टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उस कंडीशन में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, द एंट्रोपी चेंज in a reversible process divided by T। यहाँ पे T एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, डेल्टा S is entropy change, and Q reversible which is heat absorbed or evolved by the system reversibly। Absorbed or evolved by system reversibly। रिवर्सिबली अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब या इवॉल्व करता है तो जनरल कंडीशन हम दे सकते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट पे हो सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व की जा सकती है। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे तो भी हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर बैकवर्ड चल रहे हैं हम तो गैस बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो हीट इवॉल्व होगी, और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे तो भी हीट इवॉल्व होगी। इवॉल्विंग हो सकता है मींस इक्विलिब्रियम टाइप से इवॉल्व हो, हीट एब्जॉर्ब की जाए या इवॉल्व की जाए, तो उन कंडीशंस पे हम एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब की गई हीट से हम एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी है क्या। Entropy represented by S। Entropy is the measurement of randomness or disorderness। ये मेजरमेंट है रैंडमनेस का मोलिकुलर लेवल पे कि कितना रैंडम है उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। एक एनर्जेटिक टर्म है।
randomness or disorderness. It is energetic term. ये भी एक एनर्जेटिक टर्म है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड स्टेट फंक्शन. फॉर सिस्टम. ऑन मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा है, हम किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट एंट्रोपी उसकी कितनी है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते. एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाते, हम थर्ड लॉ से कर पाते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेशन. ओनली एंट्रोपी चेंज. डेल्टा एस कैन बी कैलकुलेटेड एट constant temperature and in reversible process. Reversible physical process. एंट्रोपी जो होती है वो मेजरमेंट होता है रैंडमनेस का और डिसऑर्डरनेस का. यानी कोई सिस्टम कितना डिसऑर्डर्ड है, कितना उसमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, उतनी उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूलर लेवल पे. और रिवर्सल प्रोसेस के लिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया. इसके साथ साथ जो एंट्रोपी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है. टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होगी और टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी की वैल्यू कम होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सपोज करो कि एक सैंपल है सॉलिड का, ये एक सैंपल हम यूज कर रहे हैं लिक्विड का, और ये एक सैंपल हमने यूज किया है गैस का. गैस के जो पार्टिकल होंगे वो दूर दूर होंगे, लिक्विड के जो पार्टिकल है वो पास पास होंगे. थोड़ी सी रैंडमनेस कम रहेगी उसमें. जबकि सॉलिड के पार्टिकल वेल अरेंज्ड रहेंगे इस टाइप से, लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल लेवल पे डिसऑर्डरनेस होती है. इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट लगभग ऑर्डर में है, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थोड़ा डिसऑर्डर्ड है और गैस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट और भी ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हुआ. तो अगर एंट्रोपी की हम बात करें, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड इज वेरी वेरी लेस देन गैस. इन गैस की एंट्रोपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, लिक्विड से लिक्विड की ज़्यादा होगी सॉलिड से, और सॉलिड की ज़्यादा होगी जीरो से. यानी एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती अगर रूम टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं तो एंट्रोपी की कोई ना कोई वैल्यू होगी. कोई भी ऐसा सॉलिड नहीं है जो कि परफेक्ट सॉलिड हो रूम टेम्परेचर पे, चाहे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही क्यों ना हो. कोई भी सॉलिड परफेक्ट नहीं है.
क्रिस्टल्स में भी कुछ डिफेक्ट होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पार्टिकल की लोकेशन जो होती है वो डिसऑर्डर हो चुकी होती है, सभी की नहीं लेकिन कुछ की। जैसे शॉर्ट के और फ्रेंकल टाइप के डिफेक्ट होते हैं तो उनमें पार्टिकल अपनी जो क्रिस्टल साइट होती है वहाँ से छोड़ के या तो रोइड्स में रहने लगता है, क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन में वहाँ डिसऑर्डरनेस आती है। टेम्परेचर का फंक्शन है, इस टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो एग होता है उसको हमने बॉइलिंग एग में कन्वर्ट कर लिया। एग के अंदर लिक्विड प्रोटीन होती है और बॉइलिंग एग के अंदर बॉइल्ड प्रोटीन होती है, डीनेचर्ड। लिक्विड प्रोटीन लिक्विड स्टेट में होती है, जबकि बॉइल में जो एग हो जाता है उसमें उसका सॉलिडिफिकेशन हो चुका होता है। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि एंट्रोपी किस में बढ़ी, तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर राइज किया है, एग को टेम्परेचर इंक्रीज करके हमने बॉइलिंग एग में कन्वर्ट कर दिया। और टेम्परेचर का फंक्शन होती है एंट्रोपी। लिक्विड स्टेट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा थे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स लचीला होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल पे हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए थे, मींस ऑर्डरनेस था। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगभग 0 हो गए, ब्रेक हो चुके हैं। ब्रेक होने के बाद जो डिसऑर्डरनेस है मॉलिक्यूलर लेवल पे बढ़ेगा, हालांकि हार्डनेस बढ़ गई उसकी, फिर भी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। तो बॉइलिंग एग की एंट्रोपी ज्यादा होती है नॉर्मल एग से। द एंट्रोपी ऑफ बॉइलिंग एग is greater than normal egg। बोरिंग एग की एंट्रोपी, क्योंकि हायर टेम्परेचर कंडीशन है, टेम्परेचर ज्यादा ले लिया तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। इसी टाइप से हम बता सकते हैं कि क्लास में बैठे हुए जितने स्टूडेंट हैं, अगर टीचर की प्रेजेंस है तो उनकी एंट्रोपी कम रहेगी, क्योंकि रैंडमनेस कम रहेगी, और टीचर जैसे ही बाहर निकला वहाँ पे उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ जाती है, इसका मतलब एंट्रोपी उनकी इंक्रीज हो चुकी होती है। इसी टाइप से हम बात करें कि बोतल है आपके पास, इस बोतल में हमने ग्लास की स्फीयर्स, कलर्ड स्फीयर्स रख दिए। सपोज करो ये लाइन हमने बना दी ग्रीन, ये येलो से है, ये व्हाइट है और ये रेड है, ये 4 लाइन बना रखी है हमने। फिर क्या किया कि इस बोतल को उठाया और हिला दिया। हिलाने के बाद जब इनका अरेंजमेंट आएगा तो सभी कलर्स की सेम लाइन में नहीं आएंगी, 4 लेयर तो बन गई सपोज करो हिलाने के बाद, लेकिन क्या सेम कलर की सेम आएंगी? नहीं आएंगी, नॉट इन रेगुलर मैनर। और यहां पे इसका रेगुलर मैनर है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी लीस्ट कम है और यहाँ पे हायर वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा है, ये हम बता सकते हैं, यानी कि रैंडमनेस की मेजरमेंट को ही एंट्रोपी नाम दे रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एंट्रोपी इन डिफरेंट प्रोसेसेस।
एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिवर्सिबल टाइप से हीट एब्जॉर्ब की जाती है, हीट इवॉल्व की जाती है, उससे एंट्रोपी का चेंज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो नंबर फर्स्ट, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, चेंज की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टर्म सेकंड लॉ से कैलकुलेट नहीं कर पाते। देन एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा अभी कि एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन विच इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाय टीबी। बॉइलिंग टेम्परेचर पे हीट जो एब्जॉर्ब की जाती है विच इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और उससे हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स व्हेन, एक मोल के लिए करेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड completely convert into its gaseous state at its boiling point, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना तो एंट्रोपी बढ़ेगी, अभी बता चुका हूं आपको। Then entropy change is called entropy of vaporization। एंट्रोपी चेंज को हम नाम देंगे एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। और इस कंडीशन में जब एक मोल लिक्विड को कंप्लीटली एक मोल गैस में कन्वर्ट करते हैं हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है विच इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मींस टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट एंड डेल्टा एच वी विच इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ लिक्विड व्हेन इट कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसको हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट पे एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, जैसे वाटर है लिक्विड स्टेट में है, बॉइलिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम टाइप से हीट एब्जॉर्ब की जाएगी और वाटर ही गैस में कन्वर्ट होगा। पॉइंट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिया है, यहाँ का जो एंट्रोपी चेंज आएगा विच इज एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे जो हीट का चेंज आएगा विच इज एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, और टेम्परेचर हमने लिया है टीबी बॉइलिंग टेम्परेचर। इस टाइप से हम कंसीडर करेंगे इसको, इसी टाइप से हम मेल्टिंग पे निकाल सकते हैं। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की एंट्रोपी मेल्टिंग पॉइंट पे होगी, वही जैसे कि सपोज करो एक मोल सॉलिड है आपके पास, उसको कंप्लीटली एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना है। सॉलिड की एंट्रोपी अलग होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है, तो इसका जो पॉइंट लेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज आएगा विच इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा विच इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन रिवर्सिबल टाइप से जितनी हीट एब्जॉर्ब की जाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड completely convert into
its liquid state at its melting point. Then entropy change is called entropy of fusion. तो मैथमेटिकली आ जाएगा इस टाइप से कि डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन विच इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टी एम. यहाँ पे टी एम मेल्टिंग पॉइंट है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. डेफिनेशन वही आ जाएगी कि एक मोल जब सॉलिड को कंप्लीटली उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट पे, उसको हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हेन 1 mole of solid completely convert into its liquid state at its boiling point, sorry, at its melting point, then absorbed heat is called and latent heat of evaporation. यहाँ एक चीज ध्यान दे लेना, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हीट एब्जॉर्ब की जा रही है. हीट एब्जॉर्ब की जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए इस टाइप की हीट को लेटेंट, छुपी हुई, हिडन हीट नाम देते हैं हम. और अगर इस टाइप की कंडीशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो एंट्रोपी चेंज तो हो गया यहाँ पे. लेकिन अगर इंटरनल एनर्जी चेंज देखते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर बेस्ड होती है. टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, लेकिन इस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फिर भी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है. ध्यान दे लेना, सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में अगर फेज ट्रांसफर होता है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी होती है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, in case of phase transfer, at melting point or boiling point, the temperature is constant but internal energy change of system is उल्टा करेंगे तो इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी. यानी मेल्टिंग पॉइंट पे अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट पर अगर लिक्विड को गैस में कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे ही अगर गैस को लिक्विड में कर रहे हैं तो लेस देन जीरो हो जाएगा इसकी वैल्यू. और मेल्टिंग पॉइंट पे ही अगर लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी लेस देन जीरो हो जाएगी, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. फेज ट्रांसफर की बात की है मैंने अभी. थर्ड इज एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन की एंट्रोपी मीन्स ट्रांजिशन में क्या होता है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है. मीन्स एलोट्रोपिक फॉर्म
first convert into allotropic form, second at a particular temperature is called transient temperature. फॉर एग्जाम्पल सल्फर जो होती है रोम्बिक सॉलिड स्टेट में होती है, ये अपनी दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म इक्विलिब्रियम टाइप से सल्फर 8 मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होती है। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर को टीटी से नोट किया मैंने, विच इज इक्वल टू 369 केल्विन। 369 केल्विन से पहले ये स्टेबल होती है और 369 केल्विन के बाद ये स्टेबल होती है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर आ गया। यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी विच इज लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन, और यहाँ पे जो एंट्रोपी का चेंज आएगा विच इज एंट्रोपी चेंज ऑफ ट्रांजिशन। मीन्स जब एक मोल एक एलोट्रोपिक फॉर्म को हम उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जब दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो एंट्रोपी चेंज आता है विच इज एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। व्हेन 1 mole of one type of allotropic form completely convert into other allotropic form at its transient temperature, then entropy change is called entropy of transition. ट्रांजिशन की जो एंट्रोपी होगी विच इज लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन डिवाइड बाय टीटी ट्रांजिशन टेम्परेचर। डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन is latent heat of transition. इसकी भी डेफिनेशन आएगी जब एक मोल एलोट्रोपिक फॉर्म कंप्लीटली ट्रांजिशन टेम्परेचर पे एक मोल दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उस कंडीशन में जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है विच इज लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन, उसको हम नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन। इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक लॉ आता है टॉटन्स लॉ, जो टॉटन्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी लिक्विड के एक मोल को हम उसकी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो जो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो कांस्टेंट होती है विच इज 88 जूल पर मोल पर केल्विन। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन of a liquid is 88 joule per mole per Kelvin according to Browner। यानी कि डेल्टा S of vaporization of a liquid which is equal to delta H of vaporization divided by TB which is equal to 88 joule per mole per Kelvin। जूल पर मोल पर केल्विन यूनिट है, या फिर उसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये टॉटन्स लॉ है। टॉटन्स लॉ एप्लीकेबल उन लिक्विड्स पे होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से कम होता है, यानी कि उन लिक्विड पे ही अप्लाई है, वाटर पे अप्लाई नहीं कर सकते। फिर वाटर से इससे अप्रोक्स वैल्यूज आएंगी। obeyed by the liquids which have boiling point
लेस देन 150 केल्विन, 150 केल्विन से कम जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है उन पर हम टॉलरेंस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये कि फेज ट्रांसफर में और किस टाइप से हम टॉलरेंस लॉ को अप्लाई करें उस कंडीशन में। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, ए लिक्विड having melting point 100 Kelvin, then calculate enthalpy of evaporation. उसकी एंथैल्पी ऑफ एवपोरेशन बताने वाला। तो एक लिक्विड है, टॉटन्स लॉ से हम बात कर सकते हैं कि वेपोरेशन विच इज इक्वल टू 88 जूल पर मोल पर केल्विन विच इज इक्वल टू, बताना आपको डेल्टा एच ऑफ VAP है डिवाइड बाई TB, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, उसका बॉइलिंग निकालेंगे हम। अब TB 100 केल्विन दिया हुआ है, देन विच इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोरेशन डिवाइड बाई 100 मीन्स डेल्टा एच ऑफ वेपोरेशन 88 into 100 which is 8800 means 8.8 किलोजूल पर मोल। ये इसका आंसर हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज in various thermodynamical processes. मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करूंगा एंट्रोपी की वैल्यू यूनिट का, यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी। नंबर फर्स्ट, एंट्रोपी इज डेल्टा एच या फिर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल हीट है, कैलोरी में दे सकते हैं, पर मोल में, एक मोल के लिए दी जाती है, डिवाइड बाय टेम्परेचर को केल्विन में दे सकते हैं, देन इट इज कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या फिर इसको हम दे सकते हैं जूल में, पर मोल में और केल्विन में, मींस इट इज जूल पर मोल पर केल्विन से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज की, जो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा T 0 होता है और डेल्टा T 0 हो गया, देन डेल्टा E भी क्या हो जाएगा आइसोथर्मल के लिए 0 अगर फेज ट्रांसफर नहीं है तो। प्रोसेस कैसी आइसोथर्मल है तो डेल्टा T 0 होगा, उसके लिए डेल्टा E भी क्या होगा 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W एंड डेल्टा E इज 0, डेल्टा E 0 है तो 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, देन Q इज इक्वल टू माइनस W, और W हम जानते हैं कितना होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, देन Q इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। ये जो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंट्रोपी चेंज में कन्वर्ट करने के लिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहा है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू यहाँ से निकाल लिया हमने, विच इज 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1 डिवाइड बाई टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, देन एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज इक्वल टू 2.303 nR log V2 अपॉन V1। टी की इसमें टेम्परेचर की टर्म खत्म हो जाएगी क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस था। इससे हम एंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं।
सेकेंड is adiabatic reversible process. एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर देखते हैं हम तो सेकेंड लॉ से Q डिवाइड बाय T विच इज इक्वल टू Q आ गया यहाँ पे डेल्टा E प्लस PdV डिवाइड बाय T, और इस कंडीशन में Q 0 होता है क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है तो PdV के इक्वल होता है, मींस इंटरनल एनर्जी चेंज विच इज माइनस PdV। जब दोनों इक्वल होंगे और एक का पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन आएगा तो Q यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में एंट्रोपी चेंज जो होता है वो 0 हो जाता है। लेकिन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर वेरी करता है, तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आता है वो माइनस PdV के इक्वल नहीं होता, तो उस कंडीशन में Q क्या नहीं होता, 0 नहीं हो पाता है, यानी इंटरनली हीट डेवलप हो पाएगी। तो उस कंडीशन में डेल्टा S इज नॉट 0, उस कंडीशन में डेल्टा S की वैल्यू 0 नहीं होगी। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोबारिक प्रोसेस पहले ले लेते हैं हम। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए Q विच इज इक्वल टू NCP/dt होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ले रखा है, उस टाइम हीट जो एब्जॉर्ब की जाती है वो NCP/dt के इक्वल होती है। देन वी कैन से दैट DS एंट्रोपी चेंज, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच इज इक्वल टू QP यूज कर लेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय T। एंड व्हाट इज QP? QP इज इक्वल टू NCP/dt अपॉन T। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे S1 to S2 ds विच इज इक्वल टू NCP बाहर आ जाएगा T1 to T2 dt अपॉन T। इंटीग्रेशन आएगा तो इसका तो आ जाएगा S2 माइनस S1 NCP, इसका आ जाएगा ln T2 अपॉन T1, और ln जिसका बेस E है, यानी इससे आ गया डेल्टा ऑफ S विच इज इक्वल टू NCP ln बेस E T2 अपॉन T1। ये इंटीग्रेशन आ गया। अब ln की टर्म को हम लॉग की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ln E जिसका बेस E है विच इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ 10 जिसका बेस 10 है, लॉग से पुट कर देंगे उसको। देन डेल्टा S विच इज इक्वल टू NCP 2.303 को पहले पुट कर लिया मैंने, 2.303 NCP log ऑफ T2 अपॉन T1। यह आ गया एंट्रोपी चेंज इन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी का चेंज है। इसी टाइप से हम फोर्थ नंबर में निकाल सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। Entropy change in isochoric process. QB which is equal to NCB/dt, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से DS which is equal to QB अपॉन T, क्योंकि आइसोकोरिक होगी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, उस टाइम हम Q को QB पुट कर सकते हैं, which is equal to NCB/dt/T। इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे S1 to S2 ds which is equal to NCB, कांस्टेंट था बाहर आ गया, T1 to T2 dt/T।
इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा S2 माइनस S1 विच इज इक्वल टू NCV, इसका आ जाएगा ln T2 अपॉन T1। तो इसी टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन Cp की जगह Cv आ जाएगा। डेल्टा S विच इज इक्वल टू NCV ln बेस E T2 अपॉन T1। इसको भी उसी टाइप से ओपन कर देंगे 2.303 से। देन डेल्टा S विच इज इक्वल टू 2.303 NCV log ऑफ T2 अपॉन T1। फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इससे हम निकालेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी एंड प्रोसेस की। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी नहीं होगी, ये डिपेंड करता है यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज पे। जो मैं आपको बता चुका हूँ, डेल्टा एफ ऑफ यूनिवर्स विच इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज 0 होता है then process will be spontaneous. No, process at reversible and present at equilibrium, reversible होगी और equilibrium पे present होगी। and delta S of universe which is equal to delta S of system plus delta S of surrounding is greater than 0। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज अगर 0 से ज्यादा है, मींस पॉजिटिव है, एंड प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग लेस देन 0, देन नेगेटिव होगा एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का, देन प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशनल है। इन किसी प्रोसेस से यूनिवर्स की एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे हम उस प्रोसेस को डिसाइड करते हैं कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। दोनों ही प्रोसेस इरिवर्सिबल होती हैं। यहाँ पे हम सिस्टम का एंट्रोपी चेंज तो इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन सराउंडिंग का नहीं कर पाते क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम या एरिया हो गया उसमें। तो इसके लिए एक नया स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया विच इज गिव्स फ्री एनर्जी, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे और न्यूमेरिकल भी लेंगे एंट्रोपी केस में नेक्स्ट में। थैंक यू।